हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहेगी तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर सिक्रीशन होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। मतलब थायरोक्सिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कब होता है, जब थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर कॉज हो जाए, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाता है। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ट्यूमर फॉर्मेशन इन द थायराइड ग्लैंड। समस्या क्या है कि इससे एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। एक्स ऑप्थेल्मिक, इसी को ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। इतना ध्यान रखना आपको, ग्रेव्स डिजीज किससे होती है, हाइपरथायराइडिज्म से होती है, ठीक है। एक्स ऑप्थेल्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंखें जो होती हैं बल्जेस आउट बन जाती हैं, बाहर की तरफ निकली दिखाई देती हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करती है। वो वाला जो गोइटर था वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से था। वहाँ ग्लैंड साइज में क्यों बढ़ी थी? ताकि थायराइड से ज़्यादा बनाने के लिए। यहाँ क्या है, पहले से ही ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से थायराइड बहुत ज़्यादा बनता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको गोइटर स्टोन बोलते हैं, लेकिन ये सिंपल गोइटर नहीं है। अगला है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ से लोकेटेड है? ये थायराइड था, इस तरीके से थायराइड ग्लैंड की डॉर्सल साइड पर लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड की डॉर्सल साइड पर, ठीक है। एट डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड। आप कह सकते हैं कि डॉर्सल सरफेस का मतलब यहाँ जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये लगी होगी, ठीक है। दो लोब्स होती हैं थायराइड ग्लैंड में। कितनी लोब्स हैं? दो। दोनों लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। टोटल कितनी है? 4 हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पर लगी होती है। हार्मोन कौन सा बनता है? पीटीएच, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ्रोमोन बोलते हैं। पैराथ्रोमोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन। पैराथ्रोमोन या फिर दूसरा नाम है पैराथायराइड हार्मोन। मैंने कैल्सिटोनिन बताया कि नहीं? थायराइड ग्लैंड से जो एक हार्मोन बनता है कैल्सिटोनिन, बताया है? नहीं बताया। पहले उसको थोड़ा सा देख लीजिए। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। या हाइपोकैल्सिटोनिन, इसको क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये कहाँ से बनता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड के किस सेल से बनता है? पैराफोलिकुलर सेल। उसमें दो टाइप का सेल होता है, एक फॉलिकुलर सेल, एक पैराफोलिकुलर, ठीक है। ये बनेगा फ्रॉम पेरेफोलिकुलर। क्या काम होता है इस हार्मोन का? कैल्शियम के लेवल को ये घटाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, और ये बढ़ाएगा। दोनों अपोजिट हैं। ये कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ाएगा, वो क्या करेगा? घटाएगा। ये थायराइड ग्लैंड से बनता है, ये पैराथायराइड से बनता है। दोनों अपोजिट फंक्शन है दोनों का, ठीक है। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाएगा। इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपोकैल्सिमिक का मतलब कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ठीक है। ये क्या है? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है। इसका दूसरा नाम हाइपोकैल्सिमिक।
ऐसे भी बोल सकते हैं ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है, बैलेंस में रखता है। भाई देखिए घटाने का मतलब क्या, अगर बढ़ा हुआ लेवल है तो उसको घटा रहा है, और जो अगर लेवल घटा रहेगा तो उसको बढ़ाने का काम ये करेगा। दोनों ही हार्मोन, ये वाला और वो दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, एक बढ़ाएगा और एक घटाएगा, ठीक है। कैसे कैल्शियम का लेवल ब्लड में कैसे बढ़ेगा वो समझना, ठीक है। तो कैल्शियम इन ब्लड क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेगा, 3 तरीकों से, 3 मेथड है जो कैल्शियम के लेवल को घटा देगा ब्लड में। पहला तरीका क्या है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को ले जाकर के बोन पर डिपॉजिट करा देगा। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो उसको कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बोन्स पर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट एट बोन्स, एक तरीका तो ये हो गया घटाने का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बाहर पास आउट करा देगा, ठीक है। कैल्शियम पास आउट बाय यूरिन, ठीक। और तीसरा तरीका ये है कि जो आप फूड ले रहे हैं डाइट में, उस फूड से जब आपके इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, क्योंकि घटाना है ना, बढ़ा रहेगा तो उसको कैल्शियम को घटाना है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, कम होगा एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, उसको कम कर देगा, क्योंकि ब्लड मेंटेन रहेगा तभी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये 2 हार्मोन जब कैल्शियम का लेवल घटता है या बढ़ता है तभी वर्क करते हैं, समझ में आ रहा है। तो तीसरा तरीका है डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटा देगा ब्लड में, कहाँ पर, तो ब्लड। तो ये 3 मेथड हो गए कैल्शियम का लेवल घटाने की, यही सेम मेथड यहाँ आएंगे, कैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, देखिए इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। पैराथायराइड है, ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कैल्शियम एंड ब्लड, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेगा, 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है, कैल्शियम को ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथायराइड इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा कैल्शियम का लेवल, कैसे, बोन से कैल्शियम को निकालेगा, ब्लड में लेकर जाएगा, ठीक है। इसके टर्म यूज करते हैं बोन रिजॉर्प्शन या बोन डाइल्यूशन या बोन मिनरलाइजेशन की टर्म लिखे गए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ये फास्ट करेगा। पहले कैल्शियम का लेवल ब्लड में कैसे इंक्रीज होगा, बाय बोन रिजॉर्प्शन, हाँ साइड इफेक्ट तो है ही, अब ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी ना। अगर ज्यादा रिलीज होगा, नॉर्मल अगर रिलीज हो रहा है तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए, किसका, पैराथायराइड का, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये एक नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मली जो है अगर आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है ना, कोई चीज़ घट रही है कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके लिए बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है सब, ठीक है। पैराथायराइड क्या करता है, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल थोड़ा सा घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, कैसे, कहीं ना कहीं से कैल्शियम को लेके आएगा, बोन से थोड़ा सा ले लेगा, इतना भी कैल्शियम नहीं ले लेगा कि बोन्स को क्या हो जाए, फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है, बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाए, थोड़ा सा कैल्शियम रिलीज कराएगा। बाय बोन रिजॉर्प्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन, ठीक है, ये लिखा गया ना, बोन को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, एक्स्ट्रा, इसको बढ़ाना है ना, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, एक चीज यहाँ देखिएगा, डिक्रीज कैल्शियम फ्रॉम, कहाँ गया,
ये वाला जो है ये कैल्शियम के लेवल को घटाता था, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड यूरिन से बाहर पास आउट कराता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम ब्लड में क्या है, कम है, उसको बढ़ाना है, तो यूरिन से जो कैल्शियम यूरिन से जो कैल्शियम पास आउट होता है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के रिलीज को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। इंटेस्टाइन से जो फूड आप डाइजेस्ट कर रहे हैं उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो दोनों चीजें जस्ट अपोजिट हैं। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, घटाएगा, दोनों है एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। लाइन समझिएगा, लिखा है बोथ पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शिटोनिन दोनों का फंक्शन क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट का मतलब एंटागोनिस्टिक इन नेचर। ठीक है सर, ऊपर वाला मिटाएगा। हाँ, नहीं ऊपर वाला मिटाएगा, उसको मिटाएगा। हाँ, वही से वही सुबह 2-3 लाइन लिख लीजिए। अगली ग्लैंड देखिए कौन सी है, थायराइड हो गया, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, एक लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में 243 पेज पर दिया है कि पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्शिटोनिन हार्मोन दोनों मिलकर के कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर घटा हुआ है लेवल तो बढ़ाने का काम ये करेगा, बढ़ा हुआ तो घटाने का काम वो करेगा। ठीक है, दोनों ही मिल करके कैल्शियम के लेवल को बैलेंस में रखते हैं। समझ में आ रहा है, उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए बस। नहीं रहने सर, बड़ा बेटा हटा दें सर, लिख लेना सर, हम लिख लेते, आप उधर शुरू कर देते। कैसे शुरू कर दे बताइए, समझेंगे क्या, मान लीजिए हम स्टार्ट कर दें तो क्या समझेंगे, लिखते ही रह जाएंगे। लिख लो आराम से। इधर वाला मिट गया तो समझ ही नहीं पाए, 1 सेकंड खाली और लिखते 2 मिनट। हो गया है, अगली ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। कहाँ लोकेटेड होती है थाइमस, बताइए। थाइमस कहाँ लोकेटेड है, लंग्स के पास में, हार्ट के पास में। ठीक है, का है एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट एंड एओर्टा। हार्ट से जो ट्यूब निकलती है, मेन आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं, एओर्टा, तो उसकी डॉर्सल साइड पर है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकस में, ट्रैकिया किस में डिवाइड करता है, ब्रोंकस में, यही लगी होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो एट डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा, लंग्स के पास में, यहाँ लोकेटेड है। कौन सा हार्मोन बनेगा इससे, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक, क्या करेगा ये हार्मोन, इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आपने 12th में चैप्टर है एक ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उसमें पढ़ाएंगे 2 टाइप की इम्यूनिटी, सेल मॉड्यूलेटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, दोनों को मेंटेन रखता है। हाँ बताइए।
हाँ एज के साथ धीरे धीरे कम होता बता रहे हैं, ठीक है। ये मेंटेन करता है इम्यूनिटी को, कौन सी वाली, बोथ CMI एंड AMI, ठीक है। AMI को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल होती है, बी सेल और टी सेल। पढ़ा आपने, टी में दो टाइप होता है, TH और TC, TH और TC, ठीक है। टी है, अरे वो प्लाज्मा है, ठीक है, वो बी सेल से बनती है प्लाज्मा सेल, समझ में आया। जो टी सेल होती है, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये थायमोसिन हार्मोन क्या करेगा, ये डेवलप कराएगा इसको, टी सेल को डेवलप कराएगा, ठीक है। टी में दो वैरायटी होती है, TH और TC, समझ में आया। तो जब इम्यूनिटी हमको किसी सेल के द्वारा मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जब हमको इम्यूनिटी एंटीबॉडी के द्वारा मिलती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब बताइए एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है, बी सेल, ठीक है। तो बी सेल क्या अकेले एंटीबॉडी बना लेती है, नहीं, TH सेल की हेल्प लेती है, TH सेल की हेल्प की मदद से, इसकी मदद से एंटीबॉडी बनाती है बी सेल। तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी को बनाने के लिए भी TH सेल हेल्प कर रही है, और TH सेल को कौन डेवलप करा रहा है, ये वाला हार्मोन। तो ये हार्मोन एंटीबॉडी को भी बनाने में मदद कर रहा है और TH सेल को डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि दोनों टाइप का इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है थाइमोसिन हार्मोन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड का साइज धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता है, नहीं छोटा बढ़ता, ध्यान से, एक एज पर आने पर स्टेबल हो जाता है एडल्ट कंडीशन में, एडल्ट में इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन जब ओल्ड एज आने लगती है तो धीरे धीरे इसका साइज क्या होता है, श्रिंक। अभी आपकी एज में इसका साइज मेंटेन है, ठीक है। इसके बाद जब ओल्ड अवस्था आएगी तो धीरे धीरे साइज डिक्रीज करेगा, जितना साइज डिक्रीज करेगा उतना ही हार्मोन कम बनेगा और इम्यूनिटी घटती चली जाएगी, समझ में आ रहा है। ओल्ड एज में इम्यूनिटी घटती है, साइज धीरे धीरे पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, घटता नहीं सब कमजोर होता है, डिजेनरेट का सेंस ये क्या लिखा कहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कहीं लाइन, ठीक है बता देंगे अगर ऐसी बात हो। अरे बात तुम्हारी सही है कि ओल्ड इंडिविजुअल में इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ओल्ड एज में इसका साइज डिक्रीज करेगा और ये हार्मोन कम बनेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो तुम कह रहे हैं, हाँ वो तुम्हारी बात सही है, उसको देखेंगे अगर तुम कह रहे हैं इसको कि क्या साइज धीरे धीरे जो है मतलब घटता है कि एक एज पर आने के बाद उसका साइज घटता है, बता दो मैं ठीक है। ये हो गया। इसका दूसरा नाम थाइमस ग्लैंड का एक नाम होता है हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है THOR, हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है पता है किसी को, इम्यूनिटी का सिंहासन। हॉर्न का मतलब कांटा नहीं वाला, एक होता है थॉर्न, THORN, ये THORN नहीं है, इसका मतलब सिंहासन है, इम्यूनिटी का सिंहासन, ठीक है। अगर थाइमस ग्लैंड रहेगी तभी क्या है, तभी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये इम्यूनिटी का क्या है, सिंहासन, समझ में आ रहा है, हॉर्न। तो ये हो गया थाइमस ग्लैंड। इसके बाद कौन सी ग्लैंड है, एड्रेनल। हटा दें इसको, कहाँ लोकेटेड होती है ग्लैंड, किडनी के ऊपर, ठीक है। ये किडनी है, दोनों इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड इस तरीके से लोकेटेड है, ठीक। तो एड्रेनल ग्लैंड है इसके किडनी पर लोकेटेड है। कितने पार्ट हैं इसके, अगर इसको कट करेंगे तो इसमें दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रेनल मेडुला।
ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा है, डायग्राम में देखिए ये बाहर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये शीट क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट क्या है, मेडुला। इधर देखिए ये आउटर हो गया और ये है इनर। ठीक है। 75% में कॉर्टेक्स अकेले है और 25% में क्या है, मेडुला। ज्यादातर हार्मोन किसके हैं, कॉर्टेक्स के। समझ में आया, 75% में है, मेडुला कितने में है, 25%। इससे जो हार्मोन बनते हैं वो कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, इससे बनेगा कॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्या बनेगा, कॉर्टिकॉइड। ठीक है। एक नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। मतलब कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहां से बनता है, कॉर्टेक्स, इसलिए इसका नाम कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन बनेगा, कॉर्टिकॉइड। उसमें 3 टाइप होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल और इधर देखिए सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है। इससे जो हार्मोन बनेगा उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स। मेडुला से हार्मोन बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैटेकोलामाइन्स हार्मोन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसमें 2 टाइप हैं, एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। इसका दूसरा नाम एड्रेनलिन, इसका दूसरा नाम नॉरएड्रेनलिन। ये जो हार्मोन बनते हैं कौन से वाले, कॉर्टिकॉइड। ठीक है। ये तीनों मिलाकर के क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ठीक है। और इनको कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। इनमें 3 टाइप है, इनमें 2 टाइप है। ठीक। ये हार्मोन ACTH के कंट्रोल में बनते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किसके ऊपर होता है, केवल कॉर्टेक्स के ऊपर होता है, मेडुला के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। एक लाइन लिखिएगा यहाँ पर, यहीं पर एरो करके लिख दे रहे हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी। मतलब एंटी, ये जो पार्ट है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, बाहर का जो हिस्सा है एड्रेनल ग्लैंड का, ये किसके अंडर में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में। कौन से हार्मोन के, ACTH। ये वाला पार्ट मेडुला ये किसी हार्मोन के कंट्रोल में नहीं रहता है, तब किसके कंट्रोल में रहता है, नर्वस सिस्टम। कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो लिखेंगे रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में कंट्रोल करेगा। ठीक है। अब एक एक करके सारे हार्मोन को समझना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, मिनरलो क्या है, ये ठीक तीनों को एक एक करके। नाम से लग रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कराएगा, ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, क्या करेगा ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है। अब कैसे बढ़ाएगा, बहुत सारे तरीके हैं और इसका केवल यही वर्क नहीं है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना। ठीक। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में लिखेगा मेनली इंक्रीज
ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में देखा जाए तो इसमें भी टाइप होते हैं। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल। मेन कौन सा है? कॉर्टिसोल। ठीक है, इसे इसमें भी कैटेगरी है, लेकिन जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। लिखेंगे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज कॉर्टिसोल। ये क्वेश्चन आता है कॉर्टिसोल क्या है। ठीक है, तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? कॉर्टिसोल है। और एक चीज और समझिए, कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं ये स्टेरॉइड होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? स्टेरॉइड का मतलब लिपिड नेचर। ठीक है, कॉर्टिसोल कैसा हार्मोन है? लिपिड नेचर का है, फैट नेचर का हार्मोन। ठीक है, फंक्शन देखिए कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। या पहले इसके मैं फंक्शन एक साथ में लिख दे रहा हूं। यहां पर समझते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब बताइए ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ेगा? कुछ टर्म पता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस को स्टिमुलेट कराएगा। इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट। ये समझ रहे हैं? इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ये क्या है? ग्लूकोज बनाने को। ग्लूकोज बनता कैसे है? ग्लाइकोजन को टूट करके ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लाइकोजन का टूटना ही क्या है? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का टूटना है, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। देखिए उसको ये फास्ट करेगा। कहाँ होता है ये प्रोसीजर? ये मसल्स में होता है, आपके लिवर में होता है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट साइट है, क्वेश्चन आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का टारगेट ऑर्गन क्या है, कहाँ ये वर्क करता है। तो आप इसका टारगेट साइट लिखिएगा। ये 3 जगह काम करता है मेनली। ये आपके लिवर में काम करेगा, जा करके मसल्स में होगा, और एक एडिपोज टिश्यू। 3 जगह इसका टारगेट साइट है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा तो टारगेट साइट 3 जगह पर है। पहला तरीका कौन सा हुआ? ग्लाइकोजीनोलाइसिस में। बुक के हिसाब से बता रहा हूं, देखिए बुक में लाइन लिखा गया है, आपने पढ़ लीजिएगा कहाँ गया। पेज नंबर 245 पर लिखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखा है, मतलब ये। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, एक चीज और प्रमोट कराता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस के आगे कॉमा करके लगाइएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, और आगे है लाइकोलाइसिस। सारे को क्या करेगा? स्टिमुलेट कराएगा। इन चीजों को स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस समझ में आ गया, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो बुक में लिखा गया है, ये क्या है बताइए किसी को पता? ग्लूकोज कहाँ से बनता है? या तो ग्लाइकोजन को टूटेगा तब ग्लूकोज बनेगा, क्या और भी तरीके ग्लूकोज बनने के? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द अदर सोर्स। ग्लाइकोजन के अलावा अगर कहीं और से ग्लूकोज बन रहा है, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन के अलावा कहीं और से किसी और चीजों से क्या बनना? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है इसको। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी सोर्सेस से ग्लूकोज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस। आगे लिखिएगा अदर देन ग्लाइकोजन, अदर देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के अलावा। क्योंकि ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनेगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। बाकी सोर्सेस से ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? फैट का ब्रेकडाउन। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस।
जब प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा, उस अमीनो एसिड से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ये कहाँ से बनाएगा? एक्स्ट्रा सोर्स क्या है? एक्स्ट्रा सोर्स है अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है। उससे क्या बन सकता है? ग्लूकोज, और फैट को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा। तो फैट जब टूटेगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। आखिर ये प्रोसीजर कब होगा? कैसे ग्लूकोज बनेगा? जब तक कि लाइपोलाइसिस नहीं होगी, जब तक फैट नहीं टूटेगा तब तक ग्लूकोज बन कैसे जाएगा? और जब तक प्रोटीन नहीं टूटेगा तब तक ग्लूकोज कैसे बन जाएगा? तो इस प्रोसेस को क्या करता है? हार्ट मतलब अल्टीमेटली ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ाना है, चाहे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाए। नॉर्मल तरीका ये है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का, बाकी तरीके ये है, ठीक है। और इससे कैसे बढ़ेगा ग्लूकोज का लेवल? जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। प्रोटीयोलाइसिस कराना पड़ेगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब बनेगा ग्लूकोज, और लिपिड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक। ये समझ में आया? दूसरा लिखा है इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन of amino acids into cell। ये देखिए जितना इसमें लिखा गया ना, इसके हार्मोन थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का अपटेक, ये जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी सेल हैं, इन सेल से अमीनो एसिड का अपटेक का मतलब ये अमीनो एसिड को अपटेक कम करेंगे। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना होगा तो सेल्स क्या करती हैं? अमीनो एसिड को यूज करना कम कर देती हैं, अपटेक कम कर देंगी। पहले अपटेक करेंगी, अपटेक का मतलब है अब्जॉर्ब करेंगी, तब यूटिलाइज करती हैं। मान लीजिए अपटेक कर भी लिया तो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको कम करेंगे यूटिलाइजेशन। अपटेक और यूटिलाइजेशन दोनों को इनहिबिट करा देगा, मतलब स्लो हो जाएगा, ठीक। तो अमीनो एसिड जब यूज नहीं होंगे और अपटेक नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? तब ये सीधे जाएंगे लिवर में, और क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज का लेवल बॉडी को बढ़ाना है, तो इस प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा, ताकि अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन कम हो जाए, ठीक। ये दो हो गया। अगला लिखा गया है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, और साथ में किडनी को भी अफेक्ट करता है, जिसको इफेक्ट ऑन किडनी। तो इसमें बुक में केवल इतना ही लिख के छोड़ दिया, समझाया नहीं गया कि क्या है इसका मतलब। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या फर्क डालेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। क्या करेगा? क्योंकि ब्लड में, सोचिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो क्या बीपी नहीं बढ़ता है? शुगर पेशेंट में बीपी बढ़ता है ना, तो ग्लूकोज का लेवल जब ये बढ़ा रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, ये वाला हार्मोन, तो सीधे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा जाकर कहीं ना कहीं, ठीक। हार्ट को यहाँ लिखेंगे, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, और हार्ट रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। मतलब हार्ट से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी अगर ये ज़्यादा बनेगा तो। दूसरा इफेक्ट किडनी पर क्या करेगा? ये जानते शुगर पेशेंट में किडनी भी डिस्टर्ब होती है कि नहीं? ये होती है ना। तो किडनी डिस्टर्ब कैसे? किडनी के ऊपर लोड पड़ता है, GFR बढ़ जाएगा। किडनी से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो हाई प्रेशर के साथ फिल्टर होगा, क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, वो ब्लड जो किडनी में फिल्टर होने जाएगा तो एक हाई प्रेशर के साथ जाएगा, ठीक है। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको आप बोलते हैं वो बढ़ जाएगा, ठीक है। किडनी पर डालेगा इफेक्ट, GFR को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये हो गया इतना यहाँ तक। आगे देखिए, अगला लिखा गया है कि इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, ठीक। सप्रेस इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को दबा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, इम्यूनिटी घटाएगा, इम्यूनिटी को नहीं, इम्यूनिटी नहीं है ये, इम्यूनिटी घटाने वाला नहीं है,
आपने 12th में एलर्जी पढ़ा ना। एलर्जी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हिस्टामाइन सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है बॉडी में, एलर्जी का सिम्टम आता है। सिम्टम में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है कहीं पर और इचिंग होती है, रेडनेस आती है, कपिंग स्नीजिंग ये सब होने लगता है एलर्जी में, ठीक है। तो क्यों होता है, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन ज़्यादा बनने की वजह से। ये दोनों बनता कैसे है, बेसोफिल से, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल है उनको क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देगा, सबको नहीं करेगा। जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है ज़्यादा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये सप्रेस। तो बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं आएगा। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वाइलिंग। लिखा गया है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता, पढ़ी लाइन लिखा गया ना, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन नहीं आएगा, क्योंकि हिस्टामाइन और सीरोटोनिन कम बनेगा, ठीक है। तो कैसे सप्रेस करता है, लिखेंगे बाय सप्रेसिंग मास्ट सेल। आपकी बॉडी में एक सेल है, इसको क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, ठीक है, इसको सप्रेस कर देगा, ठीक। एंड शो एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने से रोकेगा। कभी कभी होता क्या है, जैसे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है, किसी पर्सन की बॉडी में दूसरे की किडनी लगाई जा रही है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, दवाएं दी जाती हैं, ताकि वो उसकी बॉडी, जिसकी बॉडी में दूसरे का ऑर्गन लगाया जा रहा है, वो उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है किसको, जिसकी बॉडी में ऑर्गन डोनेट कराया जाएगा और जिसको दिया जाता है। तो ये हो गया फंक्शन। आगे कौन सा फंक्शन है इसमें, आरबीसी। हाँ, आरबीसी प्रोडक्शन को फास्ट करेगा, ये लास्ट फंक्शन है इसका। तो स्टिमुलेट, लिखेंगे आरबीसी प्रोडक्शन क्या करेगा, ये फास्ट करेगा। आप यहीं पर आप एक बॉक्स बना के कहीं लिख लीजिएगा, 3 हार्मोन ऐसे हैं जो आरबीसी फॉर्मेशन को फास्ट करते हैं। आपने थायराइड में पढ़ा था, उसमें लिखा गया है थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को फास्ट करता है। ये वाला हार्मोन कॉर्टिसोल क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और एक हार्मोन और होता है इरिथ्रोपोइटिन, किडनी से बनता है। बॉक्स बना के लिखिएगा, 3 हार्मोन हैं, ठीक है। आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। इसको फास्ट करने के लिए 3 हार्मोन, पहला कौन सा हो गया, कॉर्टिसोल, कोर्टिसोल। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रहता है ऑप्शन में तो वो भी सही है, क्योंकि उसका एक टाइप है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन, और तीसरा हो गया इरिथ्रोपोइटिन, ये बनेगा किडनी से, ठीक है। ये तो जानिए। तो देखिए इतने फंक्शन थे, हमने बताया मेन कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली क्या करता है, या कॉर्टिसोल ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, वो कई तरीके हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के, ठीक है। और टारगेट साइट इसकी। अगला कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के भी कई टाइप, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कई टाइप थे, वैसे इसके भी है। मेन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मेन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है, लिखेंगे मेन क्या है इसमें, एल्डोस्टेरोन। आपने एल्डोस्टेरोन एक बार पढ़ लिया है, पीढ़ी पढ़े तो उस समय, ठीक है। क्या करता है एल्डोस्टेरोन, कई फंक्शन है, लेकिन मेन जो फंक्शन है वो क्या है, इसमें फंक्शन लिखेंगे सोडियम
और वाटर के कंसंट्रेशन को इन ब्लड क्या करेगा, ये बढ़ाएगा कि घटाएगा? सोडियम और वाटर कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है? डीसीटी जो पार्ट है नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा? डीसीटी। डीसीटी से इसका सेलेक्टिविटी देखिए वाटर को रिअब्जॉर्ब कर देता फिर से। इस वाले हिस्से से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लेवल कैसे बढ़ेगा? तो डीसीटी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ नोट भी कर लीजिएगा कहाँ पर, एंड बाय इंक्रीजिंग सेलेक्टिव reabsorption of sodium and water from DCT। ठीक है, और क्या काम करेगा ये? पोटेशियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम रखता है। ठीक है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा बताइए? यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करा देगा, इसका रीअब्जॉर्प्शन घटा देगा। ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, रिनल टेबल में घटा देगा। तो ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब कम होगा, निकल जाएगा। हाँ, ये यूरिन से पास आउट हो जाएगी ज़्यादातर। अब एक फंक्शन लिखा गया है कि एल्डोस्टेरोन और क्या करता है? सोडियम का लेवल मेंटेन रखता है, नहीं रखता है? मेंटेन कैसे, मतलब हाई रखता है। पोटेशियम का लेवल मेंटेन रखता है, उसको कम किया रखता है। देखिए फॉस्फेट को कम किया रखता है, वाटर को बढ़ाए रखता है। तो आप कह सकते हैं ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखेंगे कि रेगुलेट या फिर मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस। ब्लड प्रेशर के बारे में क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, इसका मतलब बीपी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी मेंटेन, उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। बताइए मेंटेन करने का मतलब यहाँ घटाना कि बढ़ाना हुआ, या ब्लड प्रेशर घटाना कि बढ़ाना? मेंटेन में कुछ, हाँ, ऑस्मोटिक सोडियम के बढ़ाना, सोडियम के बढ़ाना, कैसे बढ़ाना? अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहेंगे, सोडियम ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात बीपी हाई रहेगा, और वाटर ज़्यादा रहेगा, बीपी को थोड़ा सा हाई करने का मतलब कम अगर है तो इसको हाई कर देगा। ठीक है, अगर बीपी कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, हाई करके उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या रखेंगे, कम नहीं होने देंगे, उसको बरकरार रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। ठीक है, मेंटेन का मतलब यहाँ उसको हाई करके रखेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल। घटाना भी हो सकता है, नहीं घटाने का मतलब घटाएंगे नहीं, ये कंफ्यूज मत करिएगा कि कोई घटाएगा नहीं यहाँ पर। देखिए बीपी घटाएगा नहीं, घटा हुआ बीपी है उसको हाई करके बैलेंस करेगा। मेंटेन करने का मतलब मेंटेन करना होता है। ठीक है, रेगुलेट नहीं लिखा गया, अगर रेगुलेट होता तो उसको रेगुलेट करने का मतलब घटाना या फिर बढ़ाना कुछ। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। साथ में बीपी के साथ में और क्या लिखेंगे, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये समझ रहे हैं, इसको भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में मेंटेन है तो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया आपको। अगला हार्मोन कौन सा है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड में क्या करते हैं ये हार्मोन, ये हार्मोन आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन के लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन को बढ़ाएंगे, फीमेल हार्मोन से कोई लेना देना इसका नहीं है। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रेशन को ये फास्ट कराएगा। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन क्या है? एंड्रोजन है। अब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। प्यूबर्टी के समय मेल में जितने कैरेक्टर आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, ठीक है। बॉडी पर हेयर का फॉर्मेशन होना, बियर्ड का फॉर्मेशन होना, मुस्टैचेस आना, आवाज़ भारी होना, ये सब इसी की वजह से है। जो लाइन लिखी गई है, इट स्टिमुलेट द, पढ़िए क्या लिखा है, इट स्टिमुलेट द बॉडी हेयर, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, लिखा हुआ ना। मतलब बॉडी पर हेयर की ग्रोथ को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। खत्म हो गया ये। अब कौन सा बच्चा? कैचिकोलामाइन्स वाला, ठीक। हाँ, क्या लिखा हुआ है? एक डिजीज होती है, एडर्नल विरिलिज्म होती है। अगर ये हाइपर एक्टिव हो गया, सेक्स कॉर्टिकॉइड बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक डिजीज होती है, फीमेल में होती है। एडर्नल विरिलिज्म क्या होता है? फीमेल में मेल का कैरेक्टर आता है, फीमेल्स में मेल के कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। उसको क्या करना? हाँ, नोट कर लेना, एडर्नल विरिलिज्म। सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड जब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बनेगा, तो फीमेल में समस्या आएगी। फीमेल में क्या होगा? मेल कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फीमेल में मेल कैरेक्टर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगली बात हो जाना है। हाँ, वैसे हाँ, बंद कर, अभी आएगा।